नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। सोमवार को राजस्थान के जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने फिर ऐसा कुछ कहा जिसकी चर्चाएं हो रही हैं। विधायक दुखी हैं कि वो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। मंत्री इसीलिए दुखी हैं कि उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला। जिन मंत्रियों को अच्छा विभाग मिला वो इसीलिए दुखी हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और मुख्यमंत्री दुखी रहते हैं कि उन्हें पता नहीं रहता कि वो कब तक पद पर रहेंगे। इतना ही नहीं, गडकरी यहां पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जाने माने व्यंग्यकार शरद जोशी ने लिखा था, जो राज्यों में काम के नहीं थे उन्हें दिल्ली भेज दिया, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उन्हें राज्यपाल बना दिया, और जो वहां भी काम के नहीं थे उन्हें राजदूत बना दिया। गडकरी के बयान पर कहीं ना कहीं बीजेपी की अंतर्कलह सभी के सामने आई है। और आज की चर्चा इसी विषय पर होगी कि गडकरी का इस बयान के जरिए इशारा किस ओर था। क्या बीजेपी में अभी और बड़े बदलाव होने वाले हैं, या गडकरी भी खुद नाराज है? इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गुलरेज शेख, राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी से, और अश्विनी हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस। लेकिन आपको एक बाइट पहले सुनवा देता हूं कि क्या कुछ नितिन गडकरी ने कहा है, फिर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है। किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अगलो हटा दो। सब समस्या है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है? एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो। किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चिंता। शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य कवि थे, बहुत सुंदर कवि थे। शायद आप जानते होंगे, मैं उनका बहुत प्रशंसक रहा हूँ। लेखक थे भोपाल के। उन्होंने कहा था, एक सुंदर कविता की थी, जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। अब राजनीति जो होती है सभी पार्टियों में ये चलता ही है। और मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था, जिसका उल्लेख उन्होंने किया, मुझे कोई आदमी ऐसा मिला नहीं जो दुखी नहीं था। तो नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कई ऐसी बातें कह दी जिनके मतलब बहुत गहरे हैं, और इन मतलबों को समझने के लिए ही आज हम इस कार्यक्रम के जरिए जानेंगे कि क्या कुछ इन बातों के मतलब है। और जिस तरह से उन्होंने जो बात कहा है वो वर्तमान परिदृश्य में जो राजनीति में चल रहा है, घट रहा है, उससे कहीं ना कहीं मेल खाता है। तो बीजेपी की क्या ये अंतर्कलह है जो गडकरी ने मजाक ही मजाक में कह दी? क्या गडकरी खुद नाराज हैं, या फिर जिस तरह से जो बदला बदली की जा रही है वो बात उन्होंने जो कही है वो बिल्कुल सही साबित हो रही है? इसी विषय पर चर्चा करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। सबसे पहले मेरा सवाल गुलरेज जी आपसे है। इस तरह की बयानबाजी, हालांकि नितिन गडकरी का ये स्वभाव रहा है, उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि वो किस पद पर हैं। उन्होंने चाहे कंस्ट्रक्शन का मामला हो, सड़कों के निर्माण का मामला हो, उन्होंने कहीं भी खामियां हैं उसको उजागर करके सभी के सामने सामाजिक तौर पर उन्होंने बात को रखा है। और जिस तरह से ये बयान दिया है, इससे क्या मतलब निकाले जाएं? देखिए, गडकरी जी जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और सबसे कम आयु के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वे 3 बार महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, वे महाराष्ट्र में मिनिस्टर रहे, वे महाराष्ट्र के इतनी कम आयु में स्टेट प्रेसिडेंट रहे और वर्तमान में भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है बीजेपी में। और उन्होंने जो बात की ना, एक गार्जियन के भाव से कही कार्यकर्ताओं के लिए कि एक कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बात कही ना वो प्राकृतिक बात है। उन्होंने ये कहा कि कोई सुखी नहीं है, परिवार में तकलीफें हैं,
समाज में तकलीफें हैं, पार्टी में तकलीफें हैं, राजनीति में तकलीफें हैं, या जो कोई बोलता है इसको टिकट मत दो, उन्होंने कहा सब पार्टियों में होता है। तो उन्होंने जो बात की ना, वो एक गार्जियन, एक अभिभावक के रूप में पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को समझाया कि हमको उतना ज्यादा भी महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए कि हम दुखी होने लग जाएं। क्योंकि फाइनली आप ये देखिए, कोई भी प्रदेश होता है, एक ही व्यक्ति इतने सारे विधायकों में एक ही मुख्यमंत्री बन सकता है, इतने सारे सांसदों में एक ही प्रधानमंत्री बनता है, कैबिनेट कितनी बनती है, 15% जितने होते हैं या उस संख्या के अनुसार कैबिनेट बन जाती है। बाकी 85% या तो सांसद रहेंगे, और सांसद जिनको टिकट नहीं मिला वो तो एक बहुत बड़ी एक गणना है, संख्या है। तो उन्होंने जो बात की, ये प्रकृति के नियमों के अनुरूप बात की, और उन्होंने वो बात की कि राजनीतिक कार्यकर्ता का मन कभी छोटा ना हो, इतनी महत्वाकांक्षा नहीं पाले, उस दृष्टिकोण से उन्होंने बात की। गुलरीत जी, प्रकृति की अगर आप बात कर रहे हैं तो प्रकृति का नियम तो ये भी है कि जो व्यक्ति जिस चीज से गुजर रहा हो या जिस दर्द से गुजर रहा हो, वो भी उन्होंने हो सकता है महसूस किया हो। नहीं, उन्होंने एक बात और कही कि जब वे खुद नेशनल प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, तब उन्होंने एक व्यक्ति को भी नहीं देखा जो खुश हो, जो सुखी हो। तो उन्होंने, आप उन चीजों को समझिए, उन्होंने परिवार की भी बात की कि परिवारों में समस्या रहती है। उन्होंने खुद ने बताया कि जब मैं नेशनल प्रेसिडेंट था तब भी कोई नेता को मैंने नहीं देखा जो सुखी हो। उन्होंने मानव व्यवहार की बात की, और एक जो गार्जियन होता है उस अनुरूप बात की कि हमको किस प्रकार से रहना चाहिए ताकि हम खुश रहे, और खुश भाव से जो खुश मन होता है ना, वही समाज को कुछ दे पाता है। तो उस दृष्टिकोण से बात की, क्योंकि वो आरएसएस के स्वयंसेवक भी है। तो आरएसएस का स्वयंसेवक तो हमेशा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा रे, इसी भाव से काम करता है। चलिए अश्विनी जी, आप किस तरह से नितिन गडकरी के बयान को देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने ये कहा कि वो एक गार्डियन है, तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये प्रश्न है कि जो उन्होंने बात कही, क्या वह उसका समर्थन करते हैं या उसके विरोध में है? क्या उसको मानते हैं कि उन्होंने सही बात की, या उनको मानते हैं कि गलत बात की? पहले तो प्रश्न ये होना चाहिए। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ये दम भरती थी कि हमारे संगठन में कोई भी दुखी नहीं है, कोई भी पद को लेकर जो है महत्वाकांक्षी नहीं है, हमारा संगठन जो है वो देश का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी पोल गडकरी जी ने बिल्कुल पूरे तरीके से सार्वजनिक कर दी, और पूरे देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह की अंतरकलह चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी दूसरी विपक्षी पार्टियों के लिए कहा करती थी। अब बात आती है मेरी, मैंने आपसे कल भी आपके चैनल पे बैठे हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को जो है वो इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर इस्तीफा देना चाहिए तो आज देश के प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की नाकाबिलियत की वजह से आज इन मुख्यमंत्रियों पे घात गिर रही है, उनको उनके पदों से हटाया जा रहा है। लेकिन आज जो है वो ये किया जा रहा है कि उन छोटे त्यागों पर जो है वो लाठी बरसाई जा रही है, जिनका कोई कसूर ही नहीं है, जो अपने तरीके से तो काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल हुए हैं, और वो अपनी विफलताओं को इनके सेहरे बनना चाहते हैं। अपनी इमेज के कारण वो इन सभी मंत्रियों को हटा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के अंदर इस तरह की प्रथा जो भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है, ये आने वाले दिनों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। मैं आपके चैनल पे बैठकर ये दावा कर रहा हूँ। चलिए गुलरीत जी। देखिए, जहां तक इन्होंने पूछा कि क्या मैं सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि एक गार्जियन की तरह उन्होंने समझाया है और उन्हें खुश रहने की विधि बताई है। हम ये नहीं कहते कि पार्टी में हर नेता खुश है, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, व्यक्ति द्वितीय है, संगठन द्वितीय है, और व्यक्ति अंतिम होता है। तो जो अंतिम होता है वो पहले दो श्रेणी जो होती है, एक तो राष्ट्र की और फिर दल की, वो उससे तो नीचे होता है। तो कहीं ना कहीं उसको समर्पण करना पड़ता है इन दोनों के लिए। तो जो गडकरी जी ने कहा बिल्कुल सच कहा कि कई बार जो होता है हम दुखी होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की जो है वो चीजें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिनको पद नहीं मिलता है वो विरोध में खड़े हैं, जिनको पद मिल जाता है वो खुश नहीं है। और ये जो आपका तथ्य है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ।
जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो उसमें संगठन में जो है वो कहीं ना कहीं मतभेद होता है। संगठन पूरी तरह से बिखरा हुआ है, सिर्फ डिक्टेटरशिप संगठन के अंदर है। लेकिन मैं ये एक बहुत सराहनीय और साहसी कदम जो है वो गडकरी जी हमेशा से उठाते हैं। मैं उनकी सराहना करता हूं कि जिस सच्चाई को वो देश के सामने रखते हैं, वही सच्चाई जो है वो आज देश के सामने है कि एक आदमी और उसके साथ जो दूसरे गृह मंत्री हैं हमारे, वो इस तरह से पार्टी के ऊपर कब्जा बनाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की या किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि उनके सामने सर उठा सके। देखिए मेरे दोस्त, आप ये समझिए कि व्यक्ति जो होता है ना, मानव, उसका स्वभाव होता है। हम राजनीति में काम करते हैं, दो उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला देश होता है और फिर खुद की महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। आज मैं भी चाहता हूं कि आज, ठीक है, अभी तक मैं मध्य प्रदेश में काम करता था, अभी मुझे नेशनल टीम में, नड्डा जी की टीम में काम करने को मौका मिला है। कल मेरी भी इच्छा रहेगी कि मैं सरकार में भी साथ में काम करूं। तो ये तो मानव स्वभाव होता है। और कई बार जब आपको चीजें नहीं मिल पाती तो व्यक्ति जो होता है वो दुखी तो होता है, लेकिन उस दुखी मन की वजह से संगठन से दूर कभी नहीं होता। और हमने देखा ये चीज कि बीजेपी में नेता जो होता है वो संगठन का हमेशा रहता है। बहुत कम उदाहरण रहे हमारे सामने कल्याण सिंह जी का उदाहरण था जो पार्टी से गए थे। हमारे सामने उमाश्री जी का उदाहरण था जो पार्टी छोड़ के गई थी, लेकिन ये सब भी वापस पार्टी में आ गए, क्योंकि ये पार्टी नहीं, एक परिवार है और परिवार के भाव से चलती है। और गडकरी जी जैसे जो लोग हैं ये परिवार के अभिभावक हैं। तो अभिभावक हमको हमेशा सही बात कहते हैं। गडकरी जी हुए, और मुझे इसी प्रकार की बात हमेशा अमित जी से भी सुनने को मिली है। उन्होंने जब भी गाइड किया है ऐसा ही गाइड किया है। तो ये लोग हमारे अभिभावक हैं, हमको समझाते हैं। गुलेर जी, जो आपने तर्क दिया ना, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने जो भी कहा, हर पार्टी के अंदर इसी तरह का अनुशासन होना चाहिए, इसी तरीके से चलनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष के प्रभाव के अंदर काम कर रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो है वो विचारधारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा खुल के बात करने की है, सबको स्वतंत्रता है बोलने की, जैसे कि कांग्रेस की है। हर किसी को अधिकार है उसको अपने विचार रखने का। लेकिन मुझे देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से, खासकर 7 से 10 सालों से, कि व्यक्ति विशेष का इतना प्रभाव है कि कोई भी कार्यकर्ता जो है, जहाँ नेता बड़ा हो, वो उन दो लोगों के आगे नहीं बोल पाता है। प्रश्न ये है, और प्रश्न ये भी है कि जिस तरीके की आज राजनीति देश के अंदर चल रही है, वैसा ही प्रभाव देश के अंदर बनाया जा रहा है कि किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है, जो कि बहुत ही इस लोकतंत्र के अंदर जो है वो एक चिंताजनक स्थिति है कि कोई भी आदमी जो है वो अपने विचारों का उसको बयान करने का पूरी तरीके से हक नहीं है। उनके विचारों को जो है वो बांध कर रख दिया गया है। वो कोई भी जहाँ किसी भी समुदाय से हो, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसके ऊपर लाठी है इस एक ऐसे आदमी की जो डिक्टेटरशिप चलाकर देश की आवाज को दबाना चाहता है। देखिए, मैं खुद नड्डा जी की टीम में काम कर रहा हूं और बड़ी फ्रेंकली ये बात कहता हूं कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर जिसके मन में जो बात होती है वो कहता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हम अपनी जो डर्टी लॉन्ड्री होती है वो सड़क पे जाके कांग्रेस की तरह नहीं धोते कि लोग उसको देखें कि डर्टी लॉन्ड्री धुल रही है। लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पे खुल के बात होती है और होनी भी चाहिए। और मैं आपको थोड़ा सा, आप क्योंकि स्वदेश पे बैठे हैं तो खुल के बात करूंगा। शायद आपका स्टूडियो को मालूम होगा कि मैंने 7 बजे मना किया था कि शायद नहीं आ पाऊं आज। क्यों? क्योंकि हमारी ऑनलाइन मीटिंग थी और मीटिंग चूंकि जल्दी खत्म हो गई तो मैं वापस ज्वाइन किया। लेकिन मीटिंग में भी आखिरी में एक व्यक्ति से पूछा गया, आपको कुछ कहना है, ये बातें हुई हैं, इसमें कुछ आपका मत है? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में खुलकर पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात होने का कल्चर 100% है। हाँ, लेकिन हम डर्टी लॉन्ड्री बाहर नहीं धोते, उन्हें धोएंगे और ये अनुशासन के विरुद्ध है। दरअसल नितिन गडकरी ने जो बयान दिया वो इस परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार बीजेपी मुख्यमंत्रियों का चेहरा बदल रही है, तो क्या अब कुछ ऐसी अभी भी उम्मीद और बनी है कि कुछ और जो राज्य हैं वहां पर भी अभी बदलाव होने वाले हैं? देखिए, बदलाव जो होता है तो प्रकृति का नियम होता है। बदलाव तो प्रकृति के साथ चलता ही रहता है। नियम तो 5 साल चलने का है, लेकिन ये तो 4 साल में हटा दिए जाते हैं।
ये कौन सी नई प्राकृति आ गई है, ये पूछना चाहूंगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अब प्राकृति में भी जो है वो मतभेद करने लगी है कि ये प्राकृतिक बदलाव की बात की जा रही है। ये प्राकृतिक जो है वो नीति नहीं है, ये जानबूझ के की जा रही एक तरह की साजिश है उन लोगों के खिलाफ जो लोकतंत्र में जीत के आए हैं और लोकतंत्र से ही वो मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटरशिप की तरह उनको हटा देती है और उनको ये भी मौका नहीं मिलता कि वो पार्टी के खिलाफ कुछ कह सकें। ये आज स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए, मेरे दोस्त जो कह रहे हैं, मुझे पता है कि ये गुजरात के संदर्भ में कह रहे हैं, और क्योंकि उन घटनाक्रमों पर मैं बहुत पैनी नजर रखा था, क्योंकि हमारा पार्टी का मामला था और मैं केंद्रीय टीम से भी हूँ, और वहां पर 100% जब विधायक दल की बैठक हुई 100% विधायक उपस्थित थे, किसी में मनमुटाव नहीं था। फॉर्मर सीएम जो थे उन्होंने भी ये कहा कि पार्टी मुझे जो काम देगी वो करूंगा और मुझे पार्टी केंद्र में कुछ संगठन में जवाबदारी देगी। तो आप ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें जो कुछ भी होता है, परिवर्तन भी होता है तो मन से होता है, एकजुटता के साथ होता है और व्यक्ति को पता कर होता है, उनसे पूरा सुझाव लेके किया जाता है। वैसा ही हुआ। तभी आप देखिए, मतलब क्या कोई और दल ये कर सकता है कि 100% विधायक उपस्थित हो और एक को भी समस्या नहीं हो। बुलेट जी, तो क्या जो वर्तमान में अब मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने सही काम नहीं किया या अपने पद का सही से निर्वहन नहीं किया, इसीलिए हटाया गया उन्हें? नहीं दिनेश जी, देखिए, जब आप 27 साल से सत्ता में है एक किसी राज्य में, गुजरात की बात कर रहा हूँ, जब मैं 11 वर्ष का था तब भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आई थी, और आज तक भी मैं देख रहा हूँ जब थोड़े थोड़े दाढ़ी के बाल सफेद होने आए तब भी बीजेपी सत्ता में है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। और जब आप केंद्र में भी दूसरी पारी खेल रहे हो तो आपको यदि कांग्रेस नहीं बनना है, जो कि हम कभी नहीं बनना चाहते, तो आपको जो अपने एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनको मैनेजमेंट का, गवर्नमेंट का भी आइडिया होता है, गवर्नमेंट में काम करने का आइडिया होता है, उनको आपको संगठन में लाना पड़ता है, संगठन के लोगों को आपको सरकार में जगह देनी है। यदि आप ये शफलिंग नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति कांग्रेस जैसी दुर्दशा हो जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी अपनी कभी नहीं हो सकेगी। तो ये ऐसा तो नहीं कि जातिगत समीकरण साधने के लिए चुनाव से पहले ही चेहरे बदल दिए जा रहे हो, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं जब भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो जातिगत समीकरण साधकर लोग अपने आप अपडेट करने लगते हैं सोशल साइट्स पर कि अब इस जाति का ही मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि नाम किसी को पता नहीं होता है, लेकिन जाति बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, भूपेंद्र भाई का नाम किसी को नहीं पता था, सबने अलग अलग अपने तुक्के चला रहे थे टीवी चैनल पर, लेकिन फाइनली जब नाम आया तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। बिल्कुल, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा था कि कोई पाटीदार समुदाय से ही आएगा। ये क्या, ये तुक्के भिड़ाने वाली बात होती है। जब आनंदीबेन 75 की हुई थी, एक हमने एक तरह का जो रूल बनाया है ताकि नए ब्लड को पंप कर सके, तब उसके बाद मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा, मेरा एक प्रश्न है जी, कंप्लीट मेरा एक प्रश्न है, मैं प्रधानमंत्री जी की उम्र पूछना चाहता हूँ कितनी है? सिर्फ वो कार्यकर्ताओं के लिए है कि प्रधानमंत्री जी खुद भी इसमें उसी नियम के अंतर्गत आते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो 2024 के चुनाव तक भी उस एज पे नहीं पहुंचेंगे, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं और हमारे एंकर महोदय भी जानते हैं। इसलिए ये बेमानी डिबेट को डिस्टर्ब करने वाली बात है। आपने नारा दिया था 70 पार का, तो प्रधानमंत्री जी तो 70 पार हो गया, तो क्या आप एक साल पहले प्रधानमंत्री जी बदल देंगे क्या? मेरा ये प्रश्न है। 75 का नारा दिया था, अभी थावर चंद जी ने भी 75 हुए तभी वो गवर्नर बने हैं। इसके पहले आनंदीबेन पटेल भी जब हटी थी वो 75 पर हटी थी। कलराज मिश्रा जी 75th जन्मदिन के सेकंड डे हटे थे। तो ये 75 का गलत बात मत कीजिए आप। अब मुझे मूल बात पर आने दे। जब आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया था उस समय ये कहा जा रहा था कि कोई पटेल होगा, लेकिन जो मुख्यमंत्री बने वो जैन समाज से थे, जो 2% से भी कम है गुजरात में, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया 1 साल के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को नहीं देखती, कभी भी ना देखेगी। चलिए अश्विनी जी, आपके संगठन को लेकर के बात चलती है हमेशा, और आपकी जो कलह है वो ज्यादातर बना रहे, आप ये बता दीजिए, खुलकर सामने आती है, और बीजेपी का काम यह है कि बीजेपी साइलेंटली सब कर लेती है।
नहीं, साइलेंट नहीं है, कहाँ साइलेंट है? इतने बड़े अध्यक्ष रहे, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो जब सार्वजनिक तौर पर ये मान रहे हैं कि कला है, लेकिन उनमें हिम्मत है बोलने की, बाकी किसी में हिम्मत नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा कि मैं उनके साहस का जो है वो बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने साहस रखा इतने बड़े डिक्टेटरशिप के आगे कि जिसका पूरे देश में किसी में साहस नहीं है, और वो उन्होंने साहस दिखाया इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की सार्वजनिक कर दी कि अंतरकला कितनी हद तक बढ़ चुकी है। अब रही बात आपने मेरे से कही कि आपकी पार्टी का अध्यक्ष, देखिए हमारा चुनाव तय है, कोविड के चलते हमारा चुनाव नहीं हो पाया, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपका हमारा चुनाव चैनल- होने ना होने से हमारा- आपका चुनाव होने ना होने से फायदा तो कोई है नहीं। दो नाम हैं, दो चेहरे हैं, पहले उनको बना लीजिए, नहीं। फिर उनको बना लीजिए। लोकतंत्र के अंदर हर किसी को, मुझे भी इसमें कोई वो नहीं है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ सकता है और जीत कर आकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, किसी को रुकावट नहीं है। भारतीय सर जनता पार्टी वैल्यू की कोई भी तरह नहीं डालिए, है कि आंसर तो जिसको- वही आना है। वैल्यू कुछ भी डालिए, आंसर वही आना है। शहजाद पूनावाला अगर- जब खड़ा हुआ था लड़ने के लिए, मेरा अगर मतदान उनके और पक्ष जब में वो खड़ा होगा हुआ तो था, लड़ा वही आएंगे खड़ा ना। तक नहीं होने दिया गया अगर था। उनके- मैंने सुना नहीं, आप प्लीज रिपीट कर दीजिए, क्षमा कीजिएगा। जब शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव लड़ना चाहता था, जो कि मेरा बहुत अच्छा मित्र है शहजाद, तो उसको जी। लड़ने नहीं दिया गया था और झूठ बात कही गई थी कि ये तो कांग्रेस का सदस्य नहीं है, जबकि वो महाराष्ट्र का कांग्रेस का सचिव था और वो लेटर दिखाता है कि जिसमें उसको नियुक्ति हुई थी, नियुक्ति पत्र भी दिखाता है। तो ये तो आपकी सच्चाई है, लेकिन आप ही बताइए कि आज 2-2.5 साल हो गए, आप इंटर्म अध्यक्ष के साथ काम चला रहे हो, आप अपने अध्यक्ष नहीं बना सकते और आप बातें सबके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। आपका पहला प्रश्न है पूनावाला जी के लिए, तो पूनावाला जी के लिए मैं बताऊं कि वो आज भारतीय जनता पार्टी के भी मेंबर नहीं है और वो ताल ठोकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। नहीं है। तो नहीं आप उस देखिए शहजाद पूनावाला का आप कैसे ये कह सकते हैं कि वो चुनाव लड़ सकता है, जब वो ये ताल ठोक रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनके आगे लिखा आता है, फिर वो कभी जर्नलिस्ट बन जाते हैं, कभी राजनीतिक विश्लेषक बन जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे कि वो आपके साथ है कि नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, वो ये कहते हैं, लेकिन हमने कभी उनको कांग्रेस में माना ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता के पास उसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो उसका डेलीगेट होना है। जब वो डेलीगेट बन जाता है तो वो पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा ले सकता है। जो शहजाद पूनावाला है वो डेलीगेट नहीं है, इस कारण वो पार्टी के नियमों के ऊपर पूरा नहीं उतरते, इसीलिए उनको पार्टी ने इस तरह कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और ये थोड़ी ना कि मैं उठ के कहूंगा कि मैं नड्डा साहब के खिलाफ जो है वो सीताराम चुनाव लड़ूंगा भारतीय जनता पार्टी से, ये नहीं हो सकता है, ये आप भी समझते हैं। और टॉयलेट पे क्यों रोका गया था? सीताराम केसरी जो थे वो तो आपके अध्यक्ष थे, उनकी धोती फाड़कर उनको टॉयलेट पे रोका गया था क्योंकि सोनिया गांधी को ये भारतीय जनता पार्टी का आपके पास विभाग है ना, ये उसका कमाल है। और उसमें दाव देता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आईटी दल ने देश के अंदर ये माहौल बनाया है। जैसे पूछ लीजिए चाचा केसरी की धोती फाड़ी गई थी कि नहीं फाड़ी गई थी, और शौचालय में सर आगे तो आपकी पार्टी के गलमे को पकड़े गए हैं, वो फिर तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन और अभी आप बात कर रहे युवा लोग हैं, हमें नेशनल चैनल पर ये चीजें जो है वो शोभा नहीं देती, क्योंकि भारत की संस्कृति अलग है। आपने अभी बोला कि हमने गुजरात में मुख्यमंत्री परिवर्तित किए, आपका गुजरात का प्रेसिडेंट कौन है? कांग्रेस का अध्यक्ष पिछले 1.25 साल से नहीं है, आपको पता है गुजरात में? और जो इंटर्म अध्यक्ष बना रखे हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास इतना ही पावर नहीं है कि हम नियुक्ति कर सके। देखिए हमारे एंट्री अध्यक्ष बनाने के कारण आप एक पटेल को वहाँ पे मुख्यमंत्री बना देते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए? आप अपनी बात से 1.25 साल से गुजरात के बिना अध्यक्ष के पार्टी चल रही है, आपने वहाँ पे मुख्यमंत्री बदल दिया। नहीं, ये सबसे बड़ा डर है भारतीय जनता पार्टी का कि पटेल और जो मौजूद सवाल है मेरा दिनेश जी, ये हमने तो हमारे मुख्यमंत्री परिवर्तित कर दिए,
बिना किसी झगड़े के। आप पंजाब में देख रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री किस प्रकार से एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी क्या कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही। आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। आप छत्तीसगढ़, ये चैनल तो छत्तीसगढ़ का भी है, आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं क्या हूँ। चल रहा है। हमारे यहाँ पे पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है, वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई है। और लड़ाई तो है, मुख्यमंत्री के बीच में ही बोल रहे हैं। लड़ाई तो है। नहीं। चलिए, कम से कम किसी प्रवक्ता ने तो ये कहा कि हमारे पंजाब में लड़ाई है, कांग्रेस में लड़ाई है। गुलरेज जी, इसको जो है सिद्धू बनाम अमरिंदर देख रहे हैं, वैसा नहीं है। वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई थी, वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, और चीफ मिनिस्टर जो है, मुख्यमंत्री जो है वो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन नितिन गडकरी ने जिस तरह से जो बयान दिया, उस बयान को लेकर काफ़ी राजनीतिक माहौल गर्म हुआ है, कई सवाल भी उठ रहे हैं, और अपने अपने नज़रिए से बीजेपी उसका अलग से उदाहरण पेश कर रही है, तो कांग्रेस उसको अलग तरीके से पेश कर रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।